नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक सबसे बड़ा रोल प्ले किया देश को आजाद कराने में। आज उन्हीं की इंस्पिरेशन लेके एक और आजादी की बात हम करने जा रहे हैं। ऑटिज्म से आजादी, एडीएचडी से आजादी। गुलामी दो तरह से हो सकती है, कोई जंजीर से आपको बांध दे, कोई जेल में कैद कर दे तो आप बोलेंगे कि हम गुलाम हैं। जो काम आप करना चाहें वो काम आप ना कर पाए तो आप बोलेंगे आप गुलाम हैं। लेकिन हमारे देश में या पूरे विश्व भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने शरीर के अंदर ही गुलाम हैं। उनकी शरीर ने उनको गुलाम बना रखा है, और जिसे हम बोलते हैं, जिसे बोला जाता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब है कि जैसा बोला जाता है जैसा मैं बोलूं तो इसका मतलब कि वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो प्रचलित है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रचलित कई सारी चीजें बिना किसी एविडेंस के भी हो सकती हैं। तो बोला जाता है कि तो बचपन से है, ये जिंदगी भर रहेगा, न जाने कैसे हो गया और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो यानी कि ये बता दिया गया है, ये जता दिया गया है कि जो भी बच्चे की अभी हालत है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, उनके पेरेंट्स हैं या उनके पूर्वज हैं। जेनेटिक पे डाल दिया, जेनेटिक्स हैं तो शायद उनके पूर्वज की जीन्स ऐसे रहे होंगे। तो ये सब बोल के पूरी तरह से समझा दिया जाता है पेरेंट्स को कि अब बच्चा ऐसे ही रहेगा। जब हम बोलते हैं ऑटिज्म, जब हम बोलते हैं एडीएचडी, आप में से जो लोग, चाहे हम लाइव जुड़े हैं या यहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, जो लोग ये नाम उतना नहीं जानते, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे बच्चे जो चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे बोलना, भूख लगी तो मांगना, टाइम पे सोना उठना, या अपने हाथ से ब्रश करना, या अपने कपड़े खुद ही पहनना, छोटे से छोटा स्किल जो हमें कभी हमने सोचा भी नहीं, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हर एक छोटी चीज जो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, वो सारी चीजें उनके लिए उपलब्धि की तरह होती है अगर वो कर लेते हैं तो। पहली बार जब आपने बचपन में माँ बोला होगा, वो आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बड़ी बात होगी। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी हैं, आज हमारे बीच में भी हैं, कि जिनके बच्चे ने कई साल तक माँ या बाबा बोला ही नहीं, कभी ना सुना, ना बोला, ना समझा, ना इमोशनली कनेक्ट किया। तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं ऑटिज्म के बच्चे, यानी कि वो अपने बॉडी के अंदर ही कैद है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात तो साफ है, ऑटिज्म एंड एडीएचडी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, दे आर ऑल प्रिवेंटेबल, दे आर ऑल क्यूरेबल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन उनका एक छोटा सा स्पीच, मुझे लगता है हम सबको सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसके अंदर से कोई ना कोई इंस्पिरेशन निकलेगी जो मैं आगे का रास्ता गाइड करेगी। स्टार्ट। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई देश रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलाली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को मिलाकर विभिन्न दिशाओं में इतनी सारी ताकत, जितना हम केंद्रित कर सकेंगे, उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा किए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जींगे और पढ़े, तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। बढ़िया। ये तो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का छोटा सा स्पीच, उनका एक संदेश उस वक्त के समय में। तो आज भी एक गुलामी है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में थोड़ी देर पहले, मेडिकल माफिया की गुलाम है। और जिन्होंने आपको समझा दिया है कि अगर एक बार बीमारी हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती, चाहे वो डायबिटीज है ठीक नहीं होती, बीपी है ठीक नहीं होती, हार्ट है ठीक नहीं होता, कैंसर के पेशेंट को हर 6 महीने बाद जाके डायग्नोस करना होता है, पेट स्कैन कराना होता है, और उसमें निकल के यही आना होता है कि दोबारा से इधर फैल गया उधर फैल गया। एक बार अगर किडनी फेलियर हो गया तो डायलिसिस ही कराना और अपने मौत का वेट करना है। यही सारी चीजें आपको समझा दी गई हैं। तो ये एक तरह की गुलामी है। गुलामी एक बड़े लेवल की होगी। गुलामी के लिए आपको पकड़ के जंजीर में बांध देंगे, जेल में डाल देंगे तो ही गुलामी मानी जाएगी, उसकी आवश्यकता ही नहीं है।
ऐसा ताना बाना बुन दिया, आपके दिमाग को ऐसा घुमा दिया कि मेंटल रूप से हम गुलाम बन गए हैं। तो उस गुलामी से आजादी के लिए आज का दिन हमने चुना है। और अभी की गुलामी की अगर बात करें, आज की बात करें, कल की बात करें, इस महीने की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, अगर आप मीडिया देखते हैं, प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं, तो जैसा कि मैंने इस साल के शुरू में आपको बता दिया था 1 जनवरी को कि नया साल आ गया है, तो इंतजार कीजिए, अभी कुछ दिनों में एक नया वायरस भी आने वाला है। वो वायरस का नाम आपको याद है? कुछ पता है अभी, अब जिन्होंने मीडिया देखा अभी? नीपा, राइट? तो हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम हो जाता है, हर साल। इस साल नीपा के नाम से आ गया, पिछले साल वो HMPV, याद कीजिए इसी समय, राइट? उससे पिछले साल मंकी पॉक्स, उससे पिछले साल डेल्टा वेरिएंट, या फिर अल्फा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, राइट? जिस तरह से गाड़ियों के नए नए मॉडल आते हैं, अलग अलग कंपनियां निकालती रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, थार आ गया, थार रॉक्स आ गया, रॉक्स 1 आ गया, होता ही है ना। उसी तरह से, उसी तर्ज पे, उसी मॉडल पे आप देख रहे हैं कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया। और प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ इस तरह से दिखाती है, उनके पीछे ऐसा म्यूजिक होता है कि जिस तरह से आपको पता है, जब आप फिल्म देखने जाते हैं, डरावनी मूवी, आपको पता है कि ये इसमें से कोई भूत निकल के मुझे खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी डर लगता है ना? तो फिर भी हमें घबराहट होती है जब इस तरह की मूवी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोई झूठ अगर कई कई बार बोला जाए तो हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल उसे सच मानता है। इसी मॉडल पे टिका है ये खेल। ये खेल किस तरह खेला जाता है ये बताना जरूरी है, इससे पहले कि आज के टॉपिक पे आए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। कि आप अगर पिछले 5-7 साल देखें, 8 साल देखें, 10 साल देखें, जहां तक आपकी याददाश्त जाती है, हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम आता है। तो ये पीछे कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेता हूं, लॉजिक ऑफ नीपा टेस्ट। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है, और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है? तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहां से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मूछें ऐसी होंगी उन्होंने ही चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको दिया, जाके देखो जो जो ऐसे मूछे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर दो। तो होगा क्या कि शहर है, चोरी तो होगी, जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार तो होगा ही, और जैसे ही होगा तो ढूंढना है किसने चोरी की है। और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार का होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना? 21 दिन का क्वारंटाइन, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक हो भी जाएगा, आगे मैं दिखाता हूं कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा, इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मूछें लगभग ऐसी हो, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे, इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी एक जैसी? ना तो वो शेव कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि नीपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV, ये सारे एक जैसे, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? तो उसी तरह से, तो ये लॉजिक अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इसका साइंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसे कहते हैं बनाना टेस्ट। बनाना टेस्ट के लिए लेके आओ, बनाना टेस्ट लेके आ जाओ। ये केला टेस्ट है, इस केला टेस्ट से समझ आएगा। कहाँ रखते हैं इसको? यहाँ पे एक वॉलंटियर भी आ जाए मेरे साथ। आप में से कौन आएगा? आप आएंगे? आइए आइए आइए। देखिए, ये मैंने छीला इसको, इसमें कितने चाकू हैं? 5। कौन कौन से रंग के? है ना? पकड़ लो इन सबको। ये केले हैं आपके सामने, एक जादू करते हैं, इधर आ जाओ।
इसको काट दिया हमने, काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको इंजर कर दिया, ठीक है ना। अब काट दिया और इन्हीं में से किसी एक चाकू से काटा, है ना। कौन से वाले चाकू से काटा है सिर्फ इनको पता है, किसी को और नहीं पता, क्योंकि मैं तो पीछे मुड़ गया। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं ये केला दिखा दूं और ये चारों चाकू दिखा दूं, 4-5 चाकू दिखा दूं, इनको एक बार धो भी दूं, फिर दिखा दूं, बताइए इनमें से कौन से वाले ने इस केले को काटा होगा, कैसे पता करेंगे आप? ये तभी पता कर सकते हैं जब आप मौजूद हो, तब जब ये काटा जा रहा था, जैसे कि मौजूद थे, isn't it? ये समझना होगा। ये तो क्लियर है कि इन्हीं में से किसी ने किसी चाकू का इस्तेमाल किया होगा इसको काटने के लिए, लेकिन इनमें से कौन से वाले चाकू का यूज किया होगा कुछ नहीं पता, है ना। क्योंकि काटते वक्त आप थे नहीं, काटने के बाद अपने कहा ये टुकड़े टुकड़े हो गए, चाकू भी पड़े हैं इतने सारे, हो सकता है इसी में से किसी से काटा हो, इतना ही ना। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कभी आपको खांसी जुकाम बुखार यानी कि फ्लू होता है, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हमारी बॉडी में इस चाकू की तरह बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया वायरस हैं जिनमें ये क्षमता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार दे दे। अब जब आपको खांसी जुकाम बुखार हो ही गई, तो अगर आप उस वक्त कोरोना का टेस्ट करेंगे तो कोरोना भी मिल जाएगा, अगर उस वक्त आप डेंगू का टेस्ट करेंगे डेंगू पॉजिटिव भी आ सकता है, उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव भी आ जाएगा, उस वक्त अगर एचएमपीवी का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। उस वक्त अगर एंसाइक्लिटिस का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन WHO बोलता है कि इस साल जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो, नीपा का टेस्ट कर देना। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सारे वायरस तो बॉडी में है ही, सारे बैक्टीरिया है। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ जिसको भी नीपा पॉजिटिव आया उसी को कोरोना का टेस्ट करा के देख लो, उसी को टीबी का टेस्ट करा के देख लो। हमने ये सारा कुछ करा के देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो नीपा के नाम पे आपने देखा, जो लोग देखते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया आप में से, कि किस तरह की हड़कंप मच गई है। उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, लास्ट ईयर का पिछला का देखिए, HMPV के खौफ से हड़कंप मच गई, तो HMPV वर्ड की जगह नीपा आ गया। वो थंबनेल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, पिछले साल वाला मैच कर लीजिए। स्पेशल टीम की गठन कर दी गई है, वो बिल्कुल थंबनेल वैसा ही है, हाई अलर्ट पे है मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, बिल्कुल वैसा ही थंबनेल है, बस HMPV वर्ड था, उससे पिछले साल कोरोना वर्ड था, अब वहां पे नीपा वर्ड आ गया। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस थंबनेल में वो नाम जो भी आया और WHO से वो नाम को डालने की जरूरत है। तो हमने थैंक यू ठीक है, ये सारा तो हमने पिछले साल जब इसी वक्त, याद कीजिए आप, पब्लिक की याददाश्त कमजोर होती है, HMPV का लॉकडाउन होने वाला है, इस तरह के मामला चल रहा था। कर्नाटक में केस पाया गया, गुजरात में 2 केस पाए गए, मुंबई में 3 पाए गए, है ना। जैसे कि मान लो कोई पता नहीं टेररिस्ट पाया गया हो अलग अलग प्रांतों में, ऐसा मामला हो रहा था। अखबार पिछले तब का आप देखेंगे, टीवी का अगर पुराने वीडियोस तो आपको दिख जाएंगे इसी समय का। तो हमने, हमारी टीम ने, डॉक्टर नमिता यहाँ बैठी है, इन्होंने ये HMPV का खेल को एक्सपोज करने के लिए हमने क्या किया, हमारे ही ऑफिस के जो अभी अब थे स्टेज पे, हमने सबका HMPV टेस्ट कर दिया। मैं अपना भी टेस्ट कर दिया, अपना तो मैंने 7 बार कराया, और कुछ कुत्तों का भी कर दिया, गली के कुत्ते, और 50 टेस्ट में से 7 HMPV पॉजिटिव निकल गए। और जब टेस्ट कराया हमने तो सारे कैमरे लगा दिए ताकि बाद में वो मुकर ना जाए लैब वाला कि भाई ये तो टेस्ट हुआ ही नहीं था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सारे टेस्ट इस तरह से बने हुए हैं कि एक ही इंसान को एक ही समय में एक ही वाला टेस्ट 10 बार करा देंगे तो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे इस वक्त 300 लोग बैठे हैं, हम लोग सब मिलके, तो 300 लोगों को अगर कोई भी नीपा का टेस्ट कराते तो 30 नीपा पॉजिटिव केस तो यही है, यानी कि पूरा का पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यहीं पे है, राइट। तो कितनी विस्फोटक बात है। तो वो टेस्ट का खेल है ये। जब हमने 23 जनवरी 2025 सुभाष चंद्र बोस जयंती, आज ही के दिन हमने ये किताब रिलीज की, तो आप पाएंगे, पीछे जाके देखिएगा कि 24 जनवरी के बाद से HMPV का भूत पिछले साल पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया से गायब हो गया। तो उससे 1 साल पहले जाइए, मंकी पॉक्स आ गया, स्कूल भी बंद कर दिए गए,
टेस्टिंग चालू कर दिया गया और लगभग इसी समय, और तब हमने मंकी पॉक्स को एक्सपोज करने के लिए फिर से वही काम किया। हमने मंकी पॉक्स का टेस्ट किट मंगवाया और उस टेस्ट किट से हमने मंकी पॉक्स के 25 टेस्ट कर दिए। फिर दोबारा 25 का दोबारा बैच, 25 का दोबारा बैच। हमने देखा कि अगर एक इंसान को 25 बार टेस्ट कर दिया जाए एक बार, तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएंगे। डॉक्टर नमिता का ब्लड सैंपल लिया था तो वो एक बार पॉजिटिव आ ही गई। कुछ लोग नहीं भी आए लेकिन कुछ लोग आ भी गए। तो वो सारे रिकॉर्ड्स, सारे सबूत हमने इस किताब में डाला, इस किताब को रिलीज किया। वो आप देखेंगे ऑनलाइन सारे स्टोर्स पे है। और उसके बाद से मंकी पॉक्स का भूत जैसे ही एक्सपोज हुआ खत्म हो गया। तो मैं आपको श्योरली ये बता सकता हूं, आज के इस कॉन्फ्रेंस में करीब इस वक्त 50 से अधिक लाइव जगह पे चल रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में भी लाइव चल रहा है। बाकी यहाँ पे कैमरा है। कल से आई एम श्योर नीपा का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया के टीवी स्क्रीन से गायब होने वाला है। तो ये समझने वाली बात है कि जो तो मुद्दा है ही नहीं उसे मुद्दा बना देना और डरा देना। याद रखिएगा, जब आप डर जाते हैं तब आपको लूटना बहुत आसान हो जाता है, वेरी इजी, है ना। डर के दुबक के बैठ जाएंगे। एक डरे हुए इंसान से आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एक डरा हुआ इंसान अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है। याद कीजिए, कोरोना पॉजिटिव आ गया, इस डर से वो हॉस्पिटल की छत से कूद गया और मर गया। याद आ रहा है कुछ, है ना। तो आप अगर ढंग से डरा देंगे किसी को तो अपनी जान देने के लिए, माल देने के लिए, सब कुछ देने को इंसान तैयार हो ही जाता है। यहां तक कि अपने पेरेंट्स की लाश भी देने को तैयार हो जाता है ना। लाश भी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, अच्छी तरह डरा दो तो। क्यों छोड़ के आ गए? कोरोना ना फैल जाए। क्या हम सब ने क्लास 8वीं पढ़ी है? हमने पढ़ी है क्लास 8वीं में, हमने सुना है, पढ़ा है उसमें कि डेड बॉडी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया फैला नहीं सकता कभी, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस फैलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, सांसें लेना पड़ेगा। और डेड बॉडी ना तो सांस ले सकती है, ना बोल ही सकती, ना खा सकती है। तो डेड बॉडी इज लाइक स्टोन, और स्टोन से कोई चीज फैलती नहीं है। इतनी छोटी सी बात है जो हमने बचपन में पढ़ा है, क्लास 8 के सिलेबस का पार्ट है। और उसके बाद भी इतना इंसान डर गया कि भूल गया कि प्रिंसिपल ऑफ ये बायोलॉजी है क्या, कोई चीज कैसे फैलती है। जरा सोच के देखिए, हमारे पूरे देश में किसी एक ने भी ये मुद्दा उठाया? हम तो तब से बोलते आए हैं, हम या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो बोलते हैं, उनको छोड़ दीजिए उसके अलावा, जबकि हम सबने पढ़ाई की, है ना। तो जो तो मुद्दा था ही नहीं कभी। कई बार लोग बोलते इतने लोग मरे कैसे? फिर मरा वही जो हॉस्पिटल गया। जो हॉस्पिटल गया नहीं वो मरा ही नहीं। कोरोना काल को याद कीजिए, जितने लोग मरने वाले आपको याद आएंगे वो हॉस्पिटल गए, वहां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई, सारा जहर था उनके पास, अभी भी है। नीपा के नाम से जो जाएगा, रेक्टोविर है, लेप्नोविर है, रेमडेसिविर है, याद कीजिए। बस पहुंचे तो सही, वो लगा देंगे, इंसान मर जाएगा, बोल देंगे नीपा से पहली मौत, ठीक है ना। तो नीपा का खौफ फैलाने में आपकी लाश भी काम आएगी। ये आज की सच्चाई है, और कोई बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो लाइव चल ही रहा है ना। और बाकी जो कैमरा है अपने सोशल मीडिया में आप चलाएंगे ही चलाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इस भरोसे में है कि आपका हेल्थ का ध्यान कोई हेल्थ मिनिस्ट्री करेगी, कोई मेडिकल का हॉस्पिटल करेगा, वो नहीं करने वाले, वो तो आप ही को करना है। तो क्या करना है आपको, वही आज हम बात करने वाले हैं, रियल मुद्दे पे बात करने वाले हैं। रियल मुद्दा आज का ये है कि आज के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हैं। इतने बीमार कभी नहीं थे जब हम बचपन में थे, इवन आज भी इतने बीमार नहीं है जितने आज के बच्चे भी बीमार हैं। आप इसके बाद जो लोग लाइव देख रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, पब्लिक स्कूल में, आप पाएंगे हर 2 में से एक बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों की दिक्कत। बच्चों को हर तीसरा बच्चा चश्मा पहला बार नजर आएगा। हर चौथे बच्चे को डाइजेशन इशू है, सीरियस इशू। हर 10वां बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि स्कूल ही नहीं जा पाता, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है। हर 500 में से एक बच्चे को आज की टाइम पे सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी आगे मैं दिखाऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब एक तरह से वो जिंदा तो है, लेकिन बस जिंदा ही है। जैसे आप आराम से बैठे हुए ना,
उनके पेरेंट्स को अगर बच्चे को बिठाना है तो एक रस्सी से बांधना पड़ता है, क्योंकि जब बैठते हैं तो बैठने के लिए भी इन मसल्स का सपोर्ट की जरूरत है, उनकी मसल सपोर्ट नहीं करती, बस मुश्किल से सांस ले पाते हैं, इतनी सपोर्ट करती। सेरेब्रल पाल्सी, राइट, हर 500 में से एक बच्चा, हर 1000 में से एक बच्चा डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट है आज की तारीख में। अब याद कीजिए, जो दवाई, जो बीमारियों के नाम मैंने लिए, मेरे उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर वाले लोग, याद कीजिए हमारे टाइम पे, हमारे स्कूल के टाइम पे कभी ऑटिज्म, एडीएचडी, ये सारे नाम सुने थे आपने? तो एक है, कहां से आ गए ये नाम? अब किसी डॉक्टर से पूछे, बोले जेनेटिक है। अगर तो जेनेटिक है, फिर तो हमारे पूर्वज को भी इनमें से कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए, फिर तो 40 साल का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट होना चाहिए, जो 40 साल का है आदमी और ऑटिज्म का पेशेंट भी है। तो ऐसे लोग आपको एक भी नहीं मिलेंगे, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि उस वक्त ये सारी बीमारियां थी नहीं। अब कैसे आ गई? आज हम बात करेंगे कैसे आई और कैसे प्रिवेंट करें और कैसे ठीक करें। और जो बच्चे ठीक हुए हैं, वो पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, उनसे मिलाऊंगा मैं, राइट, तो वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा आज इतनी बदतर हालत कैसी हुई हमारी, और उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भी हमारी दुनिया में 10% ऐसी आबादी है जो किसी तरह का कोई वैक्सीन कभी नहीं लगाती। 10%, कई सारे कारणों से वो वैक्सीन नहीं लगाती, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं लगाती, चाहे वो यूं ही छूट गए तो नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगाती। पूरे दुनिया में, मैं बच्चों के ऊपर जो वैक्सीन लगते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने सारे बच्चे बचपन में लगते हैं ना, पोलियो के लगते हैं और टीबी के लगते हैं, जो हर तरह के जो वैक्सीन हैं, एमएमआर वैक्सीन हैं, ये सारे वैक्सीन जो बचपन में शेड्यूल में जाके लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज भी हमारे दुनिया में 10% लोग जिनको वैक्सीन कभी लगानी। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी कभी दुनिया में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी बिटवीन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, दो तरह के पॉपुलेशन होगा ना, वैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको बचपन के सारे वैक्सीन लग गए, और अनवैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको की कोई वैक्सीन नहीं लगा। अब इन दोनों की जिंदगी को अगले 20 साल तक नोटिस किया, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडी। और जब भी इस तरह के स्टडी हुए, वो स्टडी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखा गया, ये इस स्टडी के अनुसार कि जो वैक्सीनेटेड स्टडी बच्चे हैं उनमें 5 गुना ज्यादा बीमारियां होती हैं अनवैक्सीनेटेड बच्चों से ज्यादा, 5 गुना, 5 टाइम दे आर मोर सिक, राइट। और ऐसा एक स्टडी नहीं, ऐसे हजारों स्टडी हैं, और ये देखा गया कि वैक्सीनेटेड बच्चों में डिप्थीरिया, टिटनेस, वुपिंग कॉफ वो दुगुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। और इसी तरह का ये आप देखेंगे न्यूजीलैंड स्टडी, जिसमें वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड बच्चों पे लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया कई साल तक। तो ये देखा गया, चाहे वो अस्थमा हो, एक्जिमा हो, ईयर इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल हो, अचानक मौत हो जाना हो, हाइपर एक्टिविटी हो, ये वैक्सीनेटेड बच्चों में कई गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन बच्चों ने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाया। ये वैक्सीन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी जड़ ही है, सारा कारण ही ये है। और इसी तरह के स्टडीज हैं, ये स्टडी है यूएसए का स्टडी है, जनरल पॉपुलेशन वर्सेस जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। जनरल पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कोई ना कोई वैक्सीन लगाई है या सारी लगाई है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये आंकड़े अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड बच्चों में अस्थमा होता है ज्यादा, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अस्थमा नाम की चीज ही नहीं होती है। ठीक उसी तरह से बाकी सारी बीमारियां स्क्रीन पे लिखी आ ही रही हैं। एडीएचडी कई गुना ज्यादा होता है, 10-15 गुना ज्यादा होता है वैक्सीनेटेड बच्चों में, यानी कि 1500% इन कंपैरिजन टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। तो इस तरह से अगर मैं स्टडी पे स्टडी दिखाता जाऊं तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, 1-2 घंटे चाहिए। लेकिन एक स्टडी दिखाऊंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो स्टडी है, जो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, hsgac.cnet.gov में जाके, वो दिखा रहा हूं कि गवर्नमेंट की अपनी स्टडी जो अभी भी अपलोडेड है कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड, जिन बच्चों को वैक्सीन मिला उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन होता है, जिनमें वैक्सीन नहीं लेते उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन शून्य होता ही नहीं कभी। ठीक इसी तरह से जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं उन्हीं में डायबिटीज टाइप 1 होता है, जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी जाती उनमें डायबिटीज होती ही नहीं कभी। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो होगा ही नहीं कभी, राइट। और ऐसे ही एडीएचडी, जिसके जो आज का टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होता है। दुनिया में
जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ADHD हो या जिसको ऑटिज्म हो, राइट? वो बहुत रेयर है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड बच्चों में कभी नहीं होती। या फिर टिक्स, टिक्स का मतलब होता है कि अनवॉलंटरीली कुछ ना कुछ बॉडी में एक्शन, कई लोग होते हैं ना अनजाने में पल के ऐसे करते रहते, कुछ लोग करते रहते, कुछ लोग कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं रिपीटेडली, टिक्स बोलते हैं। वो सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होती है। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड में शून्य, होती ही नहीं है। तो जितनी स्टडी आप देखेंगे इसी तरह से और खूब सारी स्टडीज हैं, राइट? ये जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनकी मृत्यु सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी काफी कम होती रहती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी वैक्सीन लगाए ही नहीं। तो ये स्टडीज हैं और इस तरह से लिस्ट बहुत ज्यादा है। और अगर सारे स्टडी आपको देखने हैं पूरे एविडेंस के साथ, तो आज जो किताब हम रिलीज करेंगे दैट इज क्योर ऑटिज्म नाउ, उसके पहले मॉड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जिनको लगता है कि वैक्सीन से तो हमारी बीमारियां कम हो गई, पोलियो नहीं है, कई सारी और बीमारियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ऐसा दिमाग में आता है ना, तो ध्यान से देखेंगे आंकड़े। फॉर एग्जाम्पल ये मीजल्स का आंकड़ा है, एक टाइम था 1900, मीजल्स का आंकड़ा यूएसए का 1900 से लेके अभी तक का, कि मीजल्स काफी ज्यादा तेजी से फैलता था, लेकिन मीजल्स धीरे धीरे फैलना कम हो गया, मीजल्स से बिल्कुल कम हो गई, और जब फाइनली बहुत कम हो गया, ये वो टाइम था जब मीजल्स का वैक्सीन आया था। जब मीजल्स दुनिया से जाने लगी थी तब वैक्सीन आया, और अब ये लगता है कि ये बीमारी कम है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। चाहे हम यूएस का आंकड़ा देखें, चाहे हम यूके का, इंग्लैंड का आंकड़ा देखें, वैक्सीन कब आया? वैक्सीन केम एट दिस टाइम जब ये बीमारी दुनिया से जा चुकी थी। ये बीमारी दुनिया से गई कैसे फिर, अगर वैक्सीन ने ये कमाल नहीं किया तो? जब सैनिटेशन अच्छा होने लगा, साफ पानी मिलने लगा, भरपूर ठीक से खाना मिलने लगा, तो लोगों की हेल्थ ठीक होने लगी। ये वो टाइम था 1910 का या 20 का, जब माल न्यूट्रिशन ज्यादा होता था दुनिया में, या फिर पानी की जो क्वालिटी होती थी, हाइजीन होता था, वो बहुत खराब होता था, या फिर गंदगी ज्यादा होती थी। जैसे जैसे वो ठीक होता चला गया, दुनिया से कुछ तरह की बीमारियां गायब होने लगी। इंटरेस्टिंगली उसी के बीच में वैक्सीन को घुसा दिया और सारा श्रेय वैक्सीन पे डाल दिया गया। और ये सब एक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे और भी बीमारियां आगे क्यों नहीं हो रहा भाई? अब ये पर्ट्यूसिस, एक और बीमारी, वूपिंग कफ बोल सकते हैं। वूपिंग कफ पहले काफी होता था, लेकिन 1940 में कम होने लगा, कम होते होते जब बहुत कम हो गया, इस टाइम पे वैक्सीन की एंट्री हुई। तो इतिहास अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे जिन बीमारियों की वैक्सीन लग रही थी वो बीमारियां ऑलमोस्ट जाने के कगार पे थी जब वैक्सीन की एंट्री हुई। तो वो कुछ एग्जाम्पल ये रहे। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी कोई वैक्सीन आई ही नहीं, जैसे टाइफाइड मोर्टेलिटी रेट पहले काफी ज्यादा होती थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गई। तो इस तरह के आंकड़े अगर आपको देखने हैं तो किताब के अंदर तो मिल ही जाएंगे। हम बात करते हैं करना क्या होगा इस पे। तो याद रखिए, जब कोई भी वैक्सीन आपकी बॉडी में डाला जाता है तो आपकी बॉडी में ये सारी चीज डाली जाती है। ये सारी वो खतरनाक केमिकल है जो सीधे ब्लड में जाएगा तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ये सारे केमिकल्स के बारे में खुद ही थोड़ा स्टडी कर लीजिए। खुद स्टडी नहीं करना चाहते तो जो किताब आज रिलीज होगी उस किताब को पढ़ लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दैट दीज आर द केमिकल्स जो हमें बच्चों के ब्लड में या अपने ब्लड में कभी भी नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और अगर करेंगे तो भुगतेंगे भी हम या हमारे बच्चे, राइट। तो ये हमें समझना होगा कि आप जरा सोच के देखिए कि इस तरह के केमिकल्स को बॉडी में डाल के कैसे हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। जब भी कोई आपको बोलता है, चाहे वो डॉक्टर हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, कोई स्कूल हो, कोई भी बोले जो ये बता सके कि वैक्सीन लेने के बाद ये वाली बीमारी गई है, एक भी नहीं है ही नहीं। और मैंने तो ऐलान किया था, मेरी जो किताब थी कोविड-19 वैक्सीन एंड द वायरस, कि अगर कोई एक सबूत दिखा देगा तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा।
लेकिन उस ऐलान को मैं बढ़ा के 10 लाख कर देता हूँ। 9 लाख रुपए आचार्य मनीष देने वाले हैं, ठीक है, तो टोटल 10 लाख हो गया। तो 10 लाख कर देता हूं कि एक भी सबूत आप ले आओ जिसमें यह साबित होता हो कि वैक्सीन देने से किसी भी रूप में किसी को भी कोई फायदा होता हो, राइट। तो अब हमारा मुख्य सवाल ये था कि बच्चों में इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है, इसको समझने की, फिर हमें ये समझना होगा हम क्या करें कि वो ठीक हो जाए, ऑटिज्म ठीक हो जाए, एडीएचडी ठीक हो जाए, सेरेब्रल पाल्सी ठीक हो जाए, रियल मायने में ठीक हो जाए, वो मेन स्ट्रीम में लोग बच्चे आ जाए, नॉर्मल स्कूल में जाने लगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, खुद ही अपने कपड़े पहन पाए, माँ को माँ बोल पाए, बाबा बोल पाए, गाना गा पाए, डांस कर पाए। क्या ये हो सकता है? ये हो सकता नहीं, ये हो गया है। और आज हम ऐसे कुछ बच्चों को पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हालत यहां तक पहुंची कैसे। सन 2000 का ये अब देखेंगे आंकड़ा, समझाने के लिए बता रहा हूं। यूएस में उस वक्त हर बच्चे को अनिवार्य रूप से 21 वैक्सीन लगते थे बचपन में, और तब वहां का ऑटिज्म था, हर 150 में से एक बच्चे को ऑटिज्म था। आज की तारीख में यूएस में कम से कम 40 वैक्सीन लगते हैं, मैक्सिमम 70 वैक्सीन लगते हैं एक बच्चे को 10 साल के अंदर अंदर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ते गए, उसी रफ्तार से ऑटिज्म का स्टैटिस्टिक्स भी बढ़ता गया। आज की तारीख में हर 31 बच्चे में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। लड़कों की बात करें तो हर 12 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है यूएस में। यानी कि यूएस में सड़क में जाते हुए 12 बच्चे मिलेंगे तो 12 में से रैंडमली एक बच्चा ऑटिज्म का मिल जाएगा। कितनी भयंकर बात है। इसका कंपैरिजन भारत के आंकड़े से करें तो भारत में 12 वैक्सीन लगते थे सन 2000 में एक बच्चे को 10 साल की उम्र तक। तो तब 2000 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हुआ करता था, 2000 में से एक बच्चा। आज की तारीख में हर बच्चे को 23 वैक्सीन कम से कम लगते हैं। तो आज की तारीख में हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। तो ठीक इसी तरह से एडीएचडी का आंकड़े भी आपकी आंखों के सामने है, एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट बन जाए तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वैक्सीन अधिक बढ़ा दीजिए। जिस रफ्तार से वो बढ़ाएंगे उसी रफ्तार से उनके अंदर बीमारियां आती जाएंगी, बड़ी भयंकर तरीके से आती जाएंगी। हमारे पेरेंट्स में आपसे मिलाता हूँ कि वो बड़े खुश हुए पेरेंट बने, बच्चे ने बोलना भी सीख लिया, बात करने लगा, समझने लगा, खड़े होने लगा। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन लगते गए जो जो चीज बच्चे को उपलब्धियां थी वो वापस आने लगी, धीरे धीरे वो रिवर्स होने लगी, वो गायब होने लगी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती होगी किसी पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि मुख्य प्रॉब्लम क्या है। मुख्य प्रॉब्लम है वैक्सीन। लेकिन ये चीज आपके दिमाग में, सबके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है बार बार बोल बोल के कि वैक्सीन तो जान बचाता है, ये वैक्सीन ने आपको बचा के रखा, अगर ये बच्चे को नहीं लगाएंगे तो आप मर जाते हैं। याद कीजिए मेरी उम्र के लोग, जब हम बच्चे थे तो लकी थे हम, 2 3 4 वैक्सीन लगते ही काम छूट गया हमारा, राइट। तो इसीलिए हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, वी आर स्टिल हेल्दी। हालांकि वो 2 3 4 भी नहीं लगने थे, नहीं लगने चाहिए थे। तो अब ऐसे बच्चे हम सबके सोसाइटी में हमारे आसपास हैं, तो उनको ठीक कैसे करें। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि ऐसे बच्चे को दिक्कत ही ना आए। तो पहला मैसेज तो ये है कि किसी भी हालत में किसी भी तरह का कोई वैक्सीन कभी भी किसी को किसी भी रूप में नहीं लेना चाहिए। वेरी सिंपल, क्योंकि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं कि जिससे साबित होता हो कि किसी भी एक वैक्सीन से किसी भी तरह से कोई भी फायदा किसी को भी कभी हुआ है या हो सकता है। सबूत ही नहीं है, एविडेंस है ही नहीं। जिनको लगता है एविडेंस है तो वो दिखाइए। मैंने तो दिखाया एविडेंस, ये तो थोड़े से है, बाकी किताब में आप देख लीजिए। और ये एविडेंस मेन स्ट्रीम मीडिया का है, एविडेंस नहीं है। एक वो मेडिकल इंडस्ट्री बोल जरूर रही है, मेडिकल साइंस में एविडेंस नहीं है। हमने मेडिकल इंडस्ट्री को मेडिकल साइंस समझ रखा है। आप जब अपने घर में जाएंगे, जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप जब ये मेरा लेक्चर खत्म होगा अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए कि एक सबूत दिखा दो जिससे ये साबित होता हो कि कोई भी एक वैक्सीन किसी भी रूप में थोड़ा बहुत भी फायदेमंद है। एक दिखा दो। कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन लेते हैं तो उससे फायदा होता है, दिखा दो। याद रखिए, जब कुत्ता काटेगा तो या तो रेबीज आपके बॉडी में जाएगा या नहीं जाएगा, दो ही चीज तो होंगी। क्या पता कुत्ते को रेबीज था। अब रेबीज गया ही नहीं तो आप मरेंगे नहीं। और लेकिन सारा श्रेय किस पे दे दिया? वैक्सीन पे दे दिया। उसने, मैंने वैक्सीन लगाया तो मैं बच गया। खैर वो टॉपिक आज का नहीं है, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो, क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का दिन है
तो अपने आप को आजाद कैसे करेंगे? अपने आप को आजाद तभी करेंगे जब अपने आप से आप पूछना सीखेंगे, आंख बंद करके जब विश्वास नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल इसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोला जाता है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एविडेंस कहाँ है? ये बात आपको पूछना ही होगा, राइट? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वेयर इज द एविडेंस? एक एविडेंस तो लेके आओ। एक एविडेंस, हमने एक पत्र लिखा, 1000 लोगों को लिखा, जितने मेडिकल एसोसिएशन है, राइट, कि भाई आप एविडेंस एक तो दीजिए, राइट? कोई नहीं देने वाला, बिकॉज वो है ही नहीं, है ही नहीं वो। तो खैर पहला स्टेप तो ये है अभी तक का कंक्लूजन, कि एक मैसेज ये है कि किसी भी रूप में कोई वैक्सीन कभी किसी को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है और क्या क्या और है, बहुत सारे और सवाल होंगे, उसके लिए आज जो किताब रिलीज होगी उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो ही गया है, तो अब क्या करें कि उसको उस ट्रैप से बाहर निकालें। तो उस पर हम बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे पेरेंट्स यहाँ पे हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को ठीक किया है, और वो मैसेज आपको देना चाहते हैं इस उम्मीद से कि ये जो देख रहे हैं जो लोग, अगर ऐसे पेरेंट्स भी देख रहे हैं या आप किसी पेरेंट को जानते हैं जिनके बच्चे को ऑटिज्म या एडीएचडी है, तो ये वाला संदेश इन पेरेंट्स का जो आपके सामने आएंगे अभी, जरूर उन तक पहुंचाइए। तो आपको समझ आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर बैठे ही अक्सर ठीक हो सकती है। ऐसी बीमारी जिसे बोल दिया गया है वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब इस अभी ऑडियंस में हमारे पास ऐसे बच्चे और पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अभी मैं मिलाता हूँ। और हमारा जो जनवरी महीने का जो बैच है, जनवरी 2026 का जो बैच, हम एक बैच में 250 ऐसे बच्चों को शामिल करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं 1 महीने के लिए, और फिर उनको हम जो जो बताते जाते हैं वो अपने घर पे करते हैं। ये पूरी तरह फ्री है, और ये हर महीने हर हफ्ते एक नया नया बैच बनता जाता है। और जब उनका हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, पहले तो हमने उनको पेरेंट्स को बोला कि ऑब्जर्वेशन स्टडी करने वाले हैं। सारे पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन स्टडी के लिए मानते नहीं है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके बच्चे अगर ठीक हो ही गए तो दुनिया को ये पता चले कि कभी हमारे बच्चे ठीक नहीं भी थे। हालांकि उसमें ना तो बच्चे की गलती है ना पेरेंट्स की गलती। गलती तो ये रहा आपके सामने, इसकी गलती है, या तो इसकी गलती है या इसको जिन्होंने प्रमोट किया उसकी गलती है। लेकिन अब वो बच्चे ठीक हो चुके। लेकिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हमारे ऑब्जर्वेशन स्टडी में जनवरी महीने के, तो ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे जो हमारे कैन प्रोटोकॉल को फॉलो किया लगभग 15 दिन या उससे अधिक, राइट, कैन क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, जिसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं। और ऐसे 110 बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्टडी में आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें यूके, थाईलैंड, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से एक पेशेंट थे, बाकी सारे पेशेंट भारतीय थे। और भारत में भी अलग अलग प्रांतों से जो कितने कितने पेशेंट हैं वो डिटेल आप देख रहे हैं। और इसमें भी जो मेल थे बच्चे, लड़के, वो 79%, और इस वाले ग्रुप में जनवरी वाले में 21% फीमेल। हमेशा आप देखेंगे वर्ल्ड एवरेज है करीब 25% फीमेल होती हैं और 75% मेल होते हैं। मेल लड़कों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ज्यादा होता है, 3 गुना ज्यादा इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स। क्यों होता है, क्या है, ये एक अलग मुद्दा है, और बात करेंगे। तो और आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे इस ग्रुप में 6 to 10 ईयर्स 58%, 16 साल से ऊपर वाले बच्चे सिर्फ 3%। क्योंकि आज से 20 साल पहले ये सब प्रॉब्लम थी भी नहीं, 2000 से पहले कम थी, क्योंकि तब वैक्सीन भी कम लगते थे, राइट। वैक्सीन बढ़ा तो बढ़ जाएगा। अभी यूएस में 22 सितंबर को ट्रंप ने अनाउंस किया, लगातार अनाउंस किया, क्लियरली उन्होंने बोला कि आज हमारे देश में जो ऑटिज्म है उसका सिर्फ सबसे बड़ा एक ही कारण है, वो है बच्चों को जो वैक्सीन लग रहे हैं, क्लियरली। और अब यूएस ने वैक्सीन को एक करके उनकी संख्या को कम करना शुरू कर दिया, ऑफिशियली कम करना शुरू कर दिया, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1, इससे कोई फायदा है नहीं है। नंबर 2, क्या इसी से ऑटिज्म होता है, एडीएचडी होता है? यस। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये प्रूवन है। तो इसमें आगे हम चलेंगे। तो कैन प्रोटोकॉल क्या है? कैन क्योर ऑटिज्म नाउ एक खास प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल से फॉलो करते ही बच्चे बोलने लगते हैं, उनकी हैंड क्लैपिंग बंद हो जाती है, उनकी तो खत्म हो जाती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है, ठीक होने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, सुनने लगते हैं, एक नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। इसे बोलते हैं कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल का मतलब बड़ा सिंपल है, मॉडल से आपको समझाता हूं। कुछ चीजों को नहीं करना, जैसे
6 साल का बच्चा तो हमने बोलते हैं जो वैक्सीन लगाए आगे से मत लगाना, एंटीबायोटिक्स को मत देना किसी भी तरह का, कोई तरह का फास्ट फूड मत देना, किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन मतलब डेयरी प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोटीन एनिमल फूड नहीं देना। तो या जो स्क्रीन एक्सपोजर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसको कम से कम कर दो, 0 ही कर दो। तो कुछ चीजें हैं जो ऑटिज्म को बढ़ावा देती है वो नहीं करना है, और कुछ चीजें हैं जो जोड़ना है वो ये अपने आप को धूप से जोड़ लो। वो सारे बच्चे धूप के साथ सुबह सुबह खेलते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, नीम लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक लेते हैं घर पे बना के, दुकान वाला नहीं, डीआईपी डाइट पे रहते हैं। और जब ये सारा कुछ करते हैं तो 0 वोल्ट थेरेपी मतलब ग्राउंडिंग, बच्चे नंगे पैर सुबह घास मिट्टी के ऊपर खेलना, पहला स्टेप। तो इस ग्रुप में अगर आप देखें तो हमारे जो 110 बच्चे का ग्रुप है जिन्होंने ऑब्जर्व स्टडी में पार्टिसिपेट किया, उनमें से 70% बच्चे कर पाए ग्राउंडिंग, बाकी बच्चे नहीं कर पाए ठीक से क्योंकि उसके पेरेंट्स को टाइम नहीं होगा या वो बच्चा खुद ही नहीं जाना चाहता होगा, वो अलग बात है। और करीब सनलाइट एक्सपोजर 78% बच्चों को ठीक ठाक मिल गया, और ऑन एवरेज डीआईपी डाइट 83% बच्चों को ठीक से फॉलो कराया गया, बाकियों को ठीक से नहीं कर पाया शायद। कोकोनट जो कि मुख्य इंग्रेडिएंट है, कोकोनट का फैट, प्लांट फैट, एनिमल प्रोटीन को रिप्लेस कर दिया प्लांट फैट से। इसके पीछे का साइंस समझना तो इसके आगे आपको समझ में आएगा, या बुक के अंदर तो लिखा ही है। डिनर 8 बजे से पहले करा देना, उसके बाद कुछ मत देना खाने को, ये 85% पेरेंट ने फॉलो किया। प्रोबायोटिक ने 87% फॉलो किया। लगभग सारे बच्चों ने एक चीज जरूर फॉलो की, वो है नीम का सेवन। सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि नीम के पत्ते चबाने हैं आपको, तो आप सोचेंगे मैं कैसे कर पाऊंगा, उससे अच्छा बीमार रहना ही ठीक लग रहा है मुझे तो। और उधर ये बच्चे नीम बड़े आराम से ले लेते हैं। तो बच्चों का जो एक सोच है, दिमाग है, टेस्ट बड्स है, वो हमसे अलग है। उनको पेरेंट्स को तकलीफ नहीं हुई बच्चे को नीम खिलाने में, तभी जाके आप देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे सबसे ज्यादा नीम थेरेपी को फॉलो किया। नीम थेरेपी का मतलब बड़ा सिंपल है, कई सारे मीनिंग है इसके जो आगे जाकर आपको पता चलेगा। नीम खाना, नीम लगाना तो आगे डिटेल में आएगा। जब बच्चों ने ये किया, पेरेंट्स ने बच्चों पे कराया, कौन से वाले बच्चे जो ऑटिज्म के पेशेंट हैं, एडीएचडी के पेशेंट हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, तो क्या हुआ उनके साथ? तो एवरेज इंप्रूवमेंट इन प्राइमरी पैरामीटर्स जो उनके इंप्रूवमेंट है, मान लेते हैं इसमें से हम ले लेते हैं हाइपर एक्टिविटी। 92% बच्चों को हाइपर एक्टिविटी पहले थी और 51% फायदा हो गया। 51% मतलब आधे फायदा हो गया, आधे। तो इट इज अ गुड विद इन फ्यू डेज। सिमिलरली अगर हम लें स्पीच, डिलेड स्पीच, बच्चों को बोलने में तकलीफ जो 87% बच्चों में पहले थी, ऑन एवरेज वो उनमें 27% इंप्रूवमेंट आया। जितना था उसमें 27%। किसी को हो सकता है 100% इंप्रूवमेंट आ गया, किसी को हो सकता है 10% इंप्रूवमेंट आया। तो एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें लिमिटेड आई कांटेक्ट, ऐसे बच्चे होते हैं जो नजर नहीं मिलाते, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, इधर देख के बात करेंगे, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स। तो 91% अधिकतर बच्चों में ये दिक्कत आती है, जिनमें 54% ठीक हुआ। 54% का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कुछ बच्चे 100% ठीक हुए, कुछ बच्चे 27% ही ठीक हुए, 20% ठीक हुए। तो एवरेज जो आया वो 54% इंप्रूवमेंट आया। तो ये है प्राइमरी सिम्टम जिनके बेसिस पे ये डायग्नोस किया गया जाता है कि बच्चे ऑटिज्म के पेशेंट है या नहीं है। जैसे इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर, 92% बच्चे में ये वाली दिक्कत थी, जो कहीं भी हंसना नहीं तो हंसने लगेंगे, जहां हंसना है तो हंसेंगे नहीं, राइट। तो इसमें जो इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं इस वाले बैच का 15 दिन के आसपास या 15 से थोड़े ज्यादा दिन करने के बाद, दैट इज 43% इंप्रूवमेंट। यानी कि कुछ का पूरी तरह ठीक हो गया, कुछ का पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, तो एवरेज, कुछ का बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, ऐसा भी है। तो एवरेज मिला के 43% इंप्रूवमेंट। तो इस तरह से ये है प्राइमरी सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट। एक इंपॉर्टेंट बात समझना होगा अगर आपको ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर समझना है। डायबिटीज समझना आसान है क्योंकि डायबिटीज का एक ही पैरामीटर, ओनली वन, ब्लड शुगर रीडिंग बताओ। अगर वो कम है तो आप ठीक है, ज्यादा है तो डायबिटीज है। ब्लड प्रेशर एक ही पैरामीटर है, बीपी की रीडिंग बताओ, उसी से डायग्नोस होगा कि आप बीपी के पेशेंट है या नहीं है। जबकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कोई एक पैरामीटर नहीं है, इसके इतने सारे पैरामीटर हैं, प्राइमरी पैरामीटर।
इन सबको ठीक करेंगे तो जाके बच्चा ठीक हुआ मानेंगे। और जो सारे सिम्टम्स सारे बच्चों को नहीं होते, इनमें से कोई पर्टिकुलर 10 होंगे किसी एक बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को उनमें से कोई और 10 होगा। वो आपको समझना पड़ेगा, आगे समझाऊंगा। फिर सेकेंडरी पैरामीटर अलग है। सो दिस इज द सेकेंडरी पैरामीटर। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे ऐसे बच्चों को ये टर्शियरी पैरामीटर एपिलेप्सी ज्यादा होता है। नॉर्मल बच्चों को भी एपिलेप्सी हो सकता है, लेकिन ऐसे बच्चों में एपिलेप्सी फिट्स पड़ना ज्यादा कॉमन होता है। करीब इस बैच में 26% बच्चों को हमसे जुड़ने से पहले फिट्स पड़ते थे, लेकिन इनके बाद हमसे जुड़ने के बाद 78% इंप्रूवमेंट है। यानी कि काफी बच्चों के फिट्स आना पूरी तरह खत्म हो गए, काफी बच्चों को काफी कम हो गया, बट एवरेज 78% आया। राइट, तो ठीक इसी तरह से ऐसे बच्चों में अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस ग्रुप में 21% बच्चों के को अस्थमा था हमसे जुड़ने से पहले, और 76% इंप्रूवमेंट बताया जुड़ने के बाद। यानी कि काफी सारे बच्चों के अस्थमा प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई, कुछ बच्चों की ठीक नहीं हुई, तो एवरेज जाके ये फिगर आया 76%। तो कुछ बच्चों 63% बच्चों में रेकरेंट फीवर आने की समस्या थी, और उसमें 77% इंप्रूवमेंट है। 77% इंप्रूवमेंट का मतलब फिर वही कि कुछ बच्चों का फीवर आना पूरी तरह बंद हो गया, अधिकतर बच्चों का, लेकिन कुछ बच्चों का फीवर आना कम तो हो गया लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। तो एवरेज कितना है? 77%। तो इस तरह से इतनी सारी चीजों को ठीक करेंगे तो माना जाएगा कि भाई अब बच्चा ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपने ऑटिज्म और एडीएचडी ठीक कैसे करना समझ लिया, तो आपने ये भी समझ लिया फीवर कैसे ठीक करना है, अस्थमा कैसे ठीक करना है, फिट्स कैसे ठीक करना है, हेडेक कैसे ठीक करना है। क्योंकि ये सारी दिक्कतें इन बच्चों में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कॉन्स्टिपेशन 79% बच्चों में रिपोर्ट की गई, और उसमें 78% बच्चों में ये ठीक हो गई। यानी कि आप मान सकते हैं कि अधिकतर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कैन प्रोटोकॉल से ठीक हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि नॉर्मल बच्चे में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उनमें भी अस्थमा हो सकता है, उनमें भी फिट्स पड़ सकते हैं, बट उसके जो चांसेस हैं वो ज्यादा इन बच्चों में होते हैं। तो अब जो फाइनल स्लाइड है इसका, कि ऐसे बच्चों में 65% बच्चे, जो इस वाले ग्रुप के 110 बच्चे जो किसी न किसी दवाइयों में थे, और इस कैन प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के बाद उनकी दवाइयां 92% छूट गई। 92% छूटने का मतलब काफी सारे बच्चों का सारी दवाइयां छूट गई, लेकिन कुछ बच्चों की थोड़ी थोड़ी दवाई वो फिर भी चला रहे हैं। हमारी तरफ से सारे छूटने हमने बोल दिया, लेकिन पेरेंट्स थोड़े से डगमगाए रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ऐसे बच्चों की एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है समाज से दी हुई, कि बोलते हैं कि थेरेपी सेंटर चले जाओ, स्पीच थेरेपी कराओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, बिहेवियर थेरेपी कराओ, फैमिली थेरेपी कराओ, काउंसलिंग कराओ। याद रखिए, आपकी गाड़ी रास्ते में अटक गई क्योंकि आपका इंजन खराब हो गया, और अगर आप गाड़ी को ऊपर से कितना भी चमकाएं तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। प्रॉब्लम इनसाइड है, प्रॉब्लम जीप की नहीं है कि जीप को बार बार हिलाने से वो बच्चा बोलने लगेगा। प्रॉब्लम इज इनसाइड, तो इनसाइड से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन स्पीच थेरेपी के नाम पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे एक तो बच्चे को टॉर्चर किया जिसकी जरूरत नहीं थी, ऊपर से ऐसे पेरेंट्स का महीने में 25 से 50 हजार तक खर्चा भी होता है इस चीज में, जो कि ऑनगोइंग है, जिंदगी भर ही करना पड़ेगा। तो हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज, वेल्थ वाइज, हर तरह से नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बताया कैन प्रोटोकॉल का। कैन प्रोटोकॉल क्या होता है? हम सिर्फ इतना बोलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि ये नहीं करना है और ये जरूर करना है एवरी सिंगल डे, और हमें बताना भी है, राइट। और जब ये करने लगते हैं तो ये इंप्रूवमेंट आने लगता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनते रहें, पूरा आगे आपको पूरी समझ आएगी क्या एग्जैक्टली कैसे करना है। और जो आपको समझ आएगा, ये वीडियो भी उन पेरेंट्स को भेज देंगे तो वो इसको देख के भी समझ लेंगे। ये किताब लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी वो ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के लिए स्पेशली आपको हमारे पास ढूंढना है तो ही ठीक हो पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नॉलेज लेना है, ये समझना पड़ेगा आपको। यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन, दिस समथिंग यू टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने आपको बताया
ये मैंने वो बताया जो जनवरी में हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी 110 पेशेंट पे, और 2025 में जो हमने पिछले अगस्त से लेकर नवंबर तक जो ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी, ये स्टडी कितने लोगों में थी? 110। वो स्टडी थी हमारी 1001 बच्चों में, 1001 बच्चे, दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा? 1111। तो इतने बच्चों के ऊपर स्टडी, उसका भी नतीजा सिमिलर ही था, राइट? इतने बच्चों का जो पूरा डेटा है, एवरीथिंग, वो यहां पे मेरे पास है। ये छोटा पेन ड्राइव, इसका पूरा डिटेल, इसके अंदर का सारा डेटा, इंक्लूडिंग पेरेंट कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पूरा रिकॉर्ड पिछला। और ये बड़ा पेन ड्राइव, इसमें 1001 बच्चे का डेटा, ये आपके सामने है, राइट? यहाँ रख दिया है इस उम्मीद से कि भाई ऐसे प्रोपेगेंडा मीडिया, ऐसे मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल एसोसिएशन जिन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये ठीक नहीं हो सकता, उन सबको हमने इनवाइट भेजा है कि आप आए, और सबूत हमने रख दिया यहाँ पे, ये सबूत लेके जाएं, सबूत देखें, जांच करें इसको। क्या पता मैं यूं ही झूठ बोल रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको जांच करें इसको, और अगर ये आपने ठीक पाया तो हर पेरेंट्स तक पहुंचाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो ऐसा करने नहीं वाले, क्योंकि ऐसा करते ही ये पोल खुल जाती है कि अभी तक जो वो कर रहे थे उसी की वजह से आज बच्चे की हालत है। तो ये काम जो मेडिकल इंडस्ट्री नहीं करेगी, मेडिकल एसोसिएशन नहीं करेगी, जो हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं करेगी, वो काम आपको और हमें मिलकर करना है, ताकि हम ऐसे बच्चों को ऑटिज्म से आजादी दिलवा पाए, ADHD से आजादी दिलवा पाए। थैंक यू। तो अब ऐसे ही एक बच्चे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। और बच्चे का नाम है वेदांशी, 11 साल 2 महीने, हमारे बीच में भी है। और वेदांशी है यहाँ पे, आइए आइए, प्लीज कम, वेलकम वेलकम, कम आइए, फाइन, वेरी गुड, आइए। वेदांशी यहाँ पे है, वेदांशी के पेरेंट्स यहाँ पे हैं। वेदांशी के पेरेंट्स अभी 12th बैच था, 12वें बैच में आप जुड़े थे, जिस बैच का मैंने अभी रिकॉर्ड दिखाया, ऑब्जर्व स्टडी दिखाया, जुड़े थे। और वेदांशी के पेरेंट्स ने वेदांशी को ये नीम थेरेपी 100% फॉलो किया, डिनर 8 बजे से पहले 100% फॉलो किया, राइट? प्रोबायोटिक ड्रिंक रोज देते थे, और रोज बच्चा भी पीता था। कोकोनट इंटेक भी 100% हमारे मुताबिक था, सनलाइट एक्सपोजर हमारे मुताबिक था, DIP टाइप में थोड़ी बहुत कमी कर दी थी, कोई बात नहीं, 0 वोल्ट थेरेपी में हमारे मुताबिक था। और हमारे मुताबिक होने के बाद आज वेदांशी आपके सामने खड़ी है। और वेदांशी के लिए पहले तो डॉक्टर नमिता गुप्ता, जो कि मेंटर हैं इन बच्चों के, मैं इन बच्चों से आज पहली बार मिल रहा हूँ, पहली बार ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लगातार जुड़ी हुई है इनको मोटिवेट करने के लिए, तो वो डॉक्टर नमिता आपके सामने है। पहले आपसे शुरू करते हैं वेदांशी के बारे में, फिर पेरेंट्स से पूछते हैं, फिर बच्चे से भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। याद रखिए, ऑटिज्म एंड ADHD इज प्रिवेंटेबल if you don't do this, it is curable if you do that। सबूत आपके सामने है, सारे एविडेंस यहाँ पे है। डॉक्टर नमिता। तो वेदांशी जो है अब एक बाथरूम सिंगर बन गई है, और रोज नींद बात करते हुए गाने गाती है, और जबरदस्ती रिकॉर्ड कराती है, और 300 बच्चों के कैन व्हाट्सएप ग्रुप में डलवाती है। तो उसकी मम्मी को इतना आश्चर्य है कि ये वही वेदांशी है जिसने गाने की कभी एक लाइन भी उनको नहीं सुनाई, जिसकी एल्बम में आज तक कोई भी फोटो नहीं है, कमरे के सामने छुप जाना, गैदरिंग से भाग जाना, स्कूल में अकेले बेंच पर बैठना। वह कहती है ये 11 साल का सफर बहुत लंबा था, और आज भी वो 2 दिन का सफर पुणे से तय करके आई है आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए। Good morning, all of you. I am Vedanshi, parent from Pune, Maharashtra. वेदांशी की जर्नी बहुत लंबी थी, 11 साल की थी जब, अब हो चुकी है। वेदांशी 1 साल से बिल्कुल अच्छी थी। जैसे ही पहला बर्थडे हुआ उसके 3 दिन बाद वो एडमिट की गई, और उसके बाद में फिजिकल इश्यूज क्या है आज तक हम लोगों ने प्रोटोकॉल के पहले कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन
सब पूरा बंद होता जा रहा है। वेदांशी ऐसी इमोशनल लड़की थी कि समाज, सोसाइटी, घर, परिवार, रिलेटिव किसी को फेस नहीं कर पाती थी। जिंदगी में वेदांशी तो हारी थी, लेकिन हर जगह से हम हार चुके थे। लाइफ समझ नहीं आती थी, कैसे जीऊं इसके साथ और क्या दिनचर्या अपनाऊं कि समाज को फेस कर पाऊं। वेदांशी मेंटली अच्छी थी, आईक्यू बहुत स्ट्रांग था, बट उसके पास स्पीच था, सब कुछ था, होते हुए भी वेदांशी बिल्कुल माइंडली, जैसे कि पागल बच्चे होते हैं वैसी उसकी दिनचर्या थी। कहाँ से उसकी कहानी शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं, मुझे कुछ समझ में इस टाइम नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता है बता सकती हूँ। वेदांशी जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी, मैं मुझे 6 बजे उठाती थी स्कूल के लिए, और उठाते ही बिस्तर से वेदांशी को 30 छींके, मैक्सिमम 30 छींके आ जाती थी। जैसे कि हम लोगों को कभी कब कोल्ड होता है, 5-6 छींके आ जाती है तो हम बिल्कुल ऐसा शरीर बिल्कुल लेस हो जाता है, लेकिन वेदांशी मॉर्निंग में 25 से 30 छींके आती थी और कंटिन्यू आती थी। जैसे मंजन ब्रश, ये इस दौरान पूरे आधा घंटे में 30 छींके हो जाती थी और बच्चे को इतना नाक से पानी निकलता था। ये स्टार्टिंग से ही था, दूसरे साल से हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हम जाते थे हॉस्पिटल, वहाँ पे जो भी हमें टीके बताते थे वो हम लगवाते थे, जो भी खिलाने को बोलते वैसा सब करते थे, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। हम 15 दिन में ठीक कर पाते थे, 2-3 दिन के लिए दवा छोड़ पाते थे, और 5वें दिन ही लगभग फिर वही जर्नी स्टार्ट हो जाती। तब तो मुझे ADHD ऐसा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत टाइम बीत गया। स्कूल में 2nd स्टैंडर्ड में पहुंच गई वेदांशी, और वहां से हर चीज से भागने लगी, पढ़ाई को तो दूर, गैदरिंग, किसी प्ले ग्रुप में, हर चीज से हटना और एक अकेली बेंच में बैठना, बच्चे के बिहेवियर को डिस्टर्ब करना, बहुत ही उसकी भी लाइफ सुबह से लेके हाई बहुत ही डिस्टर्ब रहना। हमको, टीचर को, पेरेंट्स को, सोसाइटी के सभी लोग हटा देते थे अपने बच्चों को कि वेदांशी जहाँ खेलेगी उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को हटा के बोलते थे वेदांशी के साथ मत खेलो, तुम्हारा बिहेवियर गंदा हो जाएगा। और वो इतना हेल्थ इशू था कि उसके शरीर के सभी पार्ट की दवाइयां चलती थी। ऐसा कोई उसका पार्ट नहीं है जहाँ पे दवाइयां नहीं चलती थी। नाक, कान, गले, पूरी रात में इतना इन्फेक्शन होता था कि गले में वो ऐसे जैसे कबूतर जैसे बोलने की आवाज निकलती रहती थी। और हम लोग हर चीज का दवा करते थे, लेकिन जितनी देर के लिए दवा करते बस उतनी देर के लिए सब कुछ होता, और फिर से 1-2 घंटे के लिए किसी प्रोग्राम में जाना तो संग में दवाइयां ले जाना। सर्दी एक बिल्कुल ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम जैसी थी, लेकिन हमारे घर में किसी को ऐसे सर्दी की प्रॉब्लम नहीं थी, इस बच्चे ने फेस की। और सर्दी सबसे बड़ा इशू था। ADHD हमें बाद में पता चला था, 2nd स्टैंडर्ड में स्कूल में काउंसलिंग हुई, और वहां से हमें केम्स हॉस्पिटल पुणे से पता चला कि बच्चा ADHD है, इसलिए 2 मिनट से भी ज्यादा कहीं रुक नहीं पाता है। लाख कोशिश करते थे पढ़ाने लिखाने, बच्चे को हर महीने सपोर्ट किया। मैं हाउस वाइफ हूँ, कोई बिजनेस या जॉब वाली नहीं हूँ। बच्चे को बिल्कुल 100 में 100 शुरू से दिया था, लेकिन हर तरह से हारी हुई थी। अब ऐसा लगता था या भगवान सुबह उठती थी और बोलती थी कि बाबा परमात्मा या वेदांशी के लिए कोई आसान रास्ता निकालो, या फिर मेरी लाइफ को खत्म करो, क्योंकि हर जगह से हम हारते थे। लेकिन धीरे से एक दिन फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे सर बता रहे थे कि नीम की पत्तियां खिलाओ। फिर 2-3 दिन मैंने रिपीट किया उसी वीडियो को डाला, तो फिर और वीडियो आने लगे। फिर मैंने चालू कर दिया 28 अक्टूबर से। उसके 15 दिन के बाद मैंने सभी प्रोटोकॉल को 100 देने की कोशिश की, बट किसी दिन कुछ फैमिली इशू हो जाते थे तो डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश की, प्रोटोकॉल को फॉलो किया, और आज ये रिकॉर्ड के साथ साबित कर रही हूँ कि वेदांशी की 10 साल, 1 साल तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन तो मैं इस टाइम तो नहीं कर पा रही हूँ। मेंटली तो बहुत कुछ चलता है बोलने को, लेकिन बोल नहीं पाऊंगी इस टाइम। लेकिन बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ये सब जन बहुत खुश रहे, जैसे कि हमारे जीवन को शांति मिली, और आज हमारी जीवन जीने की जर्नी ही बदल गई है। और हम आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी।
अब आगे की जर्नी को वेदांशी को मैं बहुत आसानी से जिला लूंगी और प्योर तरीके से क्योर कर लूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। जहाँ को मोटिवेट किया और वेदांशी को देखने के बाद जो पेरेंट्स ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं मुझे, और उनको यकीन आ गया होगा कि आपके बच्चे भी पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। इंस्पिरेशन वेदांशी आपके लिए ऑन। थैंक यू।